नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कि अब आगे सोने चांदी का भाव कैसा रह सकता है, और खास तौर पर अगर इजराइल और हमास में युद्ध विराम होता है तो उसकी वजह से सोने और चांदी के भाव में कितनी गिरावट आ सकती है। और इस पर बात करने हमारे साथ मनोज कुमार जैन, पृथ्वी फिनमार्ट में ये डायरेक्टर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मनोज जी, इजराइल और हमास की बात हम थोड़े आगे करेंगे, पर आप अभी ये बताइए कि अभी ये जो सिचुएशन है इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो यूएस फेड के जितने भी जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से लगातार जो बयान आ रहे हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो नवंबर फर्स्ट वीक में फेड का मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होना है उसमें ब्याज दरों में इस बार कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। और उसी के चलते हमने सोने और चांदी में एक सुधार जो है आते हुए देखा था, और उसमें सपोर्ट जो है वो और स्ट्रांग होता हुआ नजर आया जब यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है मिडिल ईस्ट में वो इमर्ज होते हुए नजर आए। तो वॉलेटिलिटी यहाँ पे सोने और चांदी में बनी रहेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान घट करके आ रहे हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशंस, पहले रशिया यूक्रेन और अब इसराइल हमास, जिस तरह से जो ये अनिश्चितता का माहौल बन रहा है, और यहाँ पे यूएस फेड की तरफ से अभी ब्याज दरों में बढ़ोतरी को डेफर करने की संभावनाएं हैं। तो ये सारे कारणों के चलते सोना और चांदी में वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन ट्रेंड ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव दोनों में सोने और चांदी में नजर आता है। तो सर, जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रेंड पॉजिटिव रहने वाला है, वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि बीच में ऐसा भी हो सकता है कि शायद इसराइल और हमास में सीज फायर या कुछ उनमें समझौता, या क्योंकि पूरे विश्व के कंट्रीज लगे हुए हैं, कुछ कुछ सॉल्यूशन निकल जाए तो उस समय शायद थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, एंड देन फिर वापस से जो भी सिचुएशंस बनेंगी उसके हिसाब से आगे करेगा। तो आपका क्या अनुमान है कि अब आगे जो है सोना कितना महंगा हो सकता है या कितना प्राइस बढ़ सकता है? आप क्या मतलब क्या अनुमान लगा रहे हैं, सोना और चांदी दोनों? मानना है कि यहाँ पे जो भी पीस टॉक होती है इसराइल हमास के बीच में और कोई सीज फायर होता है तो जो वॉर का प्रीमियम है वो लगभग 60-70 डॉलर का जो है सोने में और लगभग $1 का चांदी में, तो वो निकल सकता है। लेकिन बावजूद उसके यहाँ पे मजबूती रहेगी क्योंकि डिमांड काफी स्ट्रांग जो है देखने को मिल रही है, और जिस तरह से यहाँ पे ग्लोबल अनिश्चितता का माहौल है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है उनकी भी बाइंग यहाँ पे कीमतों में सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। तो हमारा मानना है कि $1920 अब सोने के लिए काफी अच्छे सपोर्ट रहेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। और अगर मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो यहाँ 58,500 से 59,000 के जो जोन्स है वो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेंगे। वहीं अगर चांदी की बात करूं तो यहाँ भी जो 20.50 से $21 का जो रेंज है इंटरनेशनल मार्केट में वो अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा, और भारतीय बाजारों में भी 69,000 से 68,500 के जोन्स में अच्छे सपोर्ट्स रहेंगे। तो ये यहाँ पे अगर कोई पीस टॉक होता है या सीज फायर होता है और उसकी वजह से कोई भी करेक्शन सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिलते हैं तो वो निश्चित तौर से बाइंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। हमारा मानना है कि 2023 के अंत तक, दिसंबर 2023 तक सोना इंटरनेशनल मार्केट में $2,045 और भारतीय बाजारों में 62 से 62,500, और वहीं अगर चांदी की बात करूं तो यहाँ 24.5 से $25, और भारतीय बाजारों में लगभग 75 से 76,000 के स्तर जो है वो दिसंबर 2023 तक देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी कारण से अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है या सीज फायर की वजह से कोई यहाँ पे जो डाउन साइड देखने को मिलती है तो वो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो निवेश के लिहाज से सोने और चांदी में रहेगी, वीरेंद्र जी। सर, एक सवाल और मैं आपसे पूछूँगा, पहले मैं आम दर्शकों को समझा दूँ कि ये जो मनोज जी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नीचे में जो है, जो सोने का भाव है, वो एमसीएक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें टैक्स वगैरह नहीं जुड़े हुए हैं, और उसमें वो 58,500 से 59,000 तक आ सकता है, मतलब उसके नीचे जाने की उसकी संभावनाएँ कम हैं। और अगर कोई इस तरह की संभावना बनती है अगले 1 आध 2 महीने में कि इज़राइल और हमास में संधि हो जाती है, किसी प्रकार का युद्ध विराम होता है, तो उसकी वजह से थोड़ी गिरावट आएगी। तो अगर गिरावट आती है, तो एक खरीदारी का मौका रहेगा। और आगे अगर एक और हम एनालिसिस करें कि अब जो है शायद ये महीने के एंड में और 1 नवंबर को जो है फेड की मीटिंग भी है। 1 नवंबर को शायद उसका फैसला आने वाला है, फेडरल रिजर्व की मीटिंग का। तो उसको कैसे देख रहे हैं? क्या वो मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है कि अब हाइक होना ही नहीं है? क्योंकि फेड ने कहा था कि हम लोग ईयर एंड तक एक हाइक करें, मतलब 2023 इस साल अंत तक एक हाइक करेंगे। बिल्कुल, ये फेड ने कहा था, लेकिन जिस तरह से हम जो ग्लोबल हालात देख रहे हैं उसको देखते हुए जो अभी लेटेस्ट में जो
जो भी फेड मेंबर्स के स्टेटमेंट आए हैं वो डविश है कंपेरेटिवली। और हमारा मानना है कि नवंबर का जो पॉलिसी मीटिंग है वहां पे फेड की तरफ से कोई रेट हाइक देखने को नहीं मिलेगा, और ये मार्केट ऑलरेडी इसको प्राइस इन कर चुका है। और यहाँ पे जो अगला वर्ष है उसमें शायद फेड की तरफ से एक रेट हाइक देखने को मिल सकता है, उससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम जो यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है उसको हमने इसी सप्ताह 5% के ऊपर निकलते हुए देखा था। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक पैनिक का जो माहौल है वो ग्लोबल फाइनेंशियल असेट्स में बना हुआ है, जिस तरह से यूएस के जो बॉन्ड यील्ड्स में बढ़त देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो यूएस फेड का पॉलिसी है 2024 में वो अकोमोडेटिव रहेगा, यानी जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी है वो शायद एक एक रेट हाइक और देखने को मिले, उसके बाद फिर ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी का सिलसिला है वो रुकेगा, और वर्ष 2024 के अंत तक शायद हम एक या दो रेट कट भी आते हुए देखें यूएस फेड की तरफ से। तो अब यहाँ पे जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे कम होती जाएगी, और शायद एक रेट हाइक और 2024 में फर्स्ट हाफ में हम देखें, लेकिन उससे ज्यादा की संभावनाएं अब यहाँ नहीं लगती। सर एक सिचुएशन और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि मान लीजिए जैसे अभी अमेरिका, जैसे आप भी बोल रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड में बहुत ज्यादा उठापटक हो रही है, और अमेरिका का जो कर्ज है वो भी लगातार बढ़ते ही जा रहा है। और अगर फेड का स्टेटमेंट आता है जो कि अब हाइक होना ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि अब हम हाइक नहीं करेंगे, अब जितना होना था हो गया, ऐसी कमेंट्री अगर 1 तारीख को आती, क्योंकि उनको एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हम दिसंबर तक कर देंगे, तो अगर नहीं कर रहे तो उसका भी वो शायद रीजन बताएं कि हम इस कारण नहीं कर रहे हैं। देखिए इसमें हम जो एक चीज है यहाँ पे, जो सेंटर पार्ट था यूएस फेड का वो था इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मॉनेटरी टाइटनिंग जो है वो फेड और बाकी जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स लगातार करते आ रहे थे। लेकिन इतनी मॉनेटरी टाइटनिंग होने के बाद भी जो यूएस के जो इकोनॉमिक डेटा है वो उम्मीद से बेहतर आ रहे हैं, और हमने कल ही जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के नंबर्स आते हुए देखे वो 5 महीने के कॉन्ट्रेक्शन के बाद उससे बाहर निकलते हुए नजर आए हैं। तो इतनी मॉनेटरी टाइटनिंग के बाद भी जो डिमांड है वो बनी हुई है। इवन जो जॉब मार्केट है वो भी यूएस का अभी भी बेहतर बना हुआ है। तो ये सारी चीजों के मद्देनजर अब यूएस फेड जो है फर्दर टाइटनिंग यहाँ पे करना नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड यील्ड्स अगर और वर्तमान लेवल से और बढ़ते हैं और ब्याज दरों में और यहाँ पे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तो फिर वहाँ पे जो यूएस का जो बैंकिंग सिस्टम है या जो हाउसिंग मार्केट है वहाँ पे एक बड़ा इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो शायद ये चीजों को यूएस फेड जो है ध्यान में रखकर चलेगा। दूसरा हमने देखा है कि जो जो दूसरी बड़ी इकोनॉमी है यूरोपियन जो इकोनॉमी है या यूके है, वहाँ पे लगातार हम जो आर्थिक आंकड़े हैं वो कमजोर आते हुए देख रहे हैं। तो उन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं अब यूएस फेड का ये नजरिया रहेगा कि शायद अब यहाँ से ज्यादा ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना वो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं रहेगा। और 2024 में यूएस के इलेक्शंस भी हैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं यूएस फेड जो है वो ध्यान में रखेगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा मानना है कि अब जो है ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी की रफ्तार है वो धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी। नो डाउट यहाँ पे कच्चा तेल अभी भी हायर साइड पे बना हुआ है, जो कि इन्फ्लेशन में एक की रोल जो है प्ले करता है। लेकिन जो बाकी कमोडिटीज है वो जो रशिया यूक्रेन वॉर के समय हमने एक बड़ा स्पाइक आते हुए देखा था, वो अब कहीं ना कहीं कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल मेटल्स हो या और बाकी जो सॉफ्ट कमोडिटीज हो। तो वो धीरे धीरे यहाँ पे नीचे आती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में वो यहाँ पे जो बैंक्स हैं उनको सपोर्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी का साइकिल है, इन सब चीजों के मद्देनजर हमारा मानना है कि रुकता हुआ नजर आएगा। जी।